सबके सीरीज़ के एपिसोड सारे आने लगेंगे। न्यू सीरीज़ भी मंडे से डालूंगा मैं, और बहुत कुछ मंडे से चेंज हो जाएगा। और डेली एपिसोड्स की अपलोडिंग भी आएंगी, और कंप्लीट सीरीज़ की अपलोडिंग इसी यूट्यूब चैनल पर कर दूंगा मैं। और डेली एपिसोड्स भी आएंगे और न्यू सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। आरव के सामने खड़े डेमन लीडर्स अब पूरी तरह टूट चुके थे। उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए पूछा कि वे समर्पण कर सकते हैं, लेकिन उसने जो 3 जातियों की बात की थी उसका क्या मतलब है। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला कि इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, अब डेमन रेस ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर रेस भी उसके अधीन आएगी और वह पूरे नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट की तीनों जातियों को एकजुट करके अपने नियंत्रण में लाएगा। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई और उसने अंतिम बार पूछा कि वे समर्पण करेंगे या मरेंगे। जैसे ही उसने ये कहा उसकी भयानक आभा चारों ओर फैल गई और डेमन लीडर्स को ऐसा लगा जैसे अनगिनत पहाड़ उनके ऊपर गिर पड़े हों। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। अब किसी को कोई संदेह नहीं था कि अगर वे विरोध करते हैं तो उनकी पूरी जाति मिटा दी जाएगी। आखिरकार एक के बाद एक डेमन लीडर्स घुटनों पर गिर गए और समर्पण की घोषणा करने लगे। हॉर्न डेमन क्लैन, ब्लू डेमन क्लैन और बाकी सभी ने झुककर अपनी हार स्वीकार कर ली। उनके पीछे खड़ी विशाल डेमन आर्मी भी आग के समुद्र में घिरी हुई थी, और जब उन्होंने अपने नेताओं को झुकते देखा तो उन्होंने भी विरोध छोड़ दिया और सब के सब घुटनों पर बैठ गए। आरव ने संतोष से सिर हिलाया। उसके लिए ये केवल शुरुआत थी। अब वह उन सभी जातियों की जांच करेगा जिन्होंने लव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और उन्हें पूरी तरह खत्म करेगा। जैसे ही उसकी शक्ति वापस समेटी गई, धरती से उठी अग्नि धीरे धीरे शांत होकर वापस जमीन में समा गई। इसके बाद जो दृश्य सामने आया वह और भी चौंकाने वाला था। अनगिनत मनुष्य भी घुटनों पर गिर गए और एक साथ ऊंची आवाज में उसका अभिवादन करने लगे। 5 बड़े परिवारों के बुजुर्गों ने भी उत्साह से भरकर उसे योर मैजेस्टी कहकर संबोधित किया। ये पहली बार था जब मानव जाति ने डेमन रेस को पूरी तरह दबा दिया था। भीड़ के बीच खड़े अरोरा फैमिली 7th एल्डर पर आरव की नज़र पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति से उसे सीधे अपनी ओर खींच लिया। वह कुछ भी नहीं कर सका और तुरंत आरव के हाथ में आ गया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। आरव ने शांत भाव से एक स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और उसमें से दिलीप को बाहर निकाला। दिलीप चारों ओर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत स्वीकार किया कि 7वें बुजुर्ग ने सच में लव को अगवा करने की साजिश रची थी। 7वां बुजुर्ग घबरा गया और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरव पहले ही सब समझ चुका था। उसने पास खड़े एक ट्रोल एल्डर से भी पुष्टि करवाई और जब सच सामने आ गया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 7वें बुजुर्ग को खत्म कर दिया। एक ही क्षण में उसका शरीर खून की धुंध बन गया और उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। इसके बाद दिलीप की बारी आई। उसने डरते हुए दया की भीख मांगी, लेकिन आरव ने साफ कहा कि वह भी मरने लायक है। अगले ही पल वह भी समाप्त हो गया। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी मनुष्यों और डीमंस को अंदर तक हिला दिया। आरव केवल दुश्मनों के लिए ही नहीं बल्कि अपने ही पक्ष के गद्दारों के लिए भी उतना ही कठोर था। सब कुछ शांत होता हुआ लग रहा था, तभी आरव ने दूर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जो छिपकर देख रहा है अब सामने आ जाए। सभी लोग चौंक गए कि वह किससे बात कर रहा है। अगले ही पल दूर से एक बेहद शक्तिशाली आभा प्रकट हुई और एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह थी डेमन क्वीन, जो सीधे युद्धभूमि में आकर आरव के सामने खड़ी हो गई। डेमन एम्परर का चेहरा अत्यंत सुंदर था और उसके शरीर से ऐसी शाही आभा निकल रही थी मानो वह सदैव से सभी जीवों के ऊपर शासन करती आई हो। नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में वह हमेशा सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन आज पहली बार उसे अपने भीतर गहरा भय महसूस हो रहा था। ये भय किसी और से नहीं बल्कि सामने खड़े युवा मानव आरव से था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि आरव ने किस तरह अकेले ही सभी डेमन लीडर्स को दबा दिया। उसकी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी, विशेष रूप से उसके पीछे खड़ा फीनिक्स धर्मफॉर्म। उस फीनिक्स की आभा उसके रक्त को ही दबा रही थी। ये केवल उस पर नहीं बल्कि पूरी डेमन रेस पर प्रभाव डालने वाली शक्ति थी। डेमन एम्परर ने गहरी आवाज में पूछा कि आखिर आरव चाहता क्या है। आरव ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि उसने पहले ही बता दिया है, अब से मानव, डेमन और मॉन्स्टर तीनों जातियां शांति से रहेंगी। डेमन एम्परर ने कुछ पल सोचा और कहा कि अगर केवल शांति की बात है तो वह मान सकती है। लेकिन आरव ने सिर हिलाया और स्पष्ट कहा कि उसका मतलब केवल शांति नहीं बल्कि उसके नेतृत्व में शांति है। इसमें डेमन रेस और डेमन एम्परर भी शामिल हैं। ये सुनते ही चारों ओर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए।
सामने खड़ी स्त्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि नेदरवर्ल्ड की सर्वोच्च शासक थी, और आरव उससे समर्पण मांग रहा था। द एमन एम्परर क्रोध से कांप उठी। उसने दांत भींचकर कहा कि क्या आरव खुद को सच में अजेय समझता है। उसके भीतर हत्या की भावना उभर रही थी, लेकिन वह खुद को नियंत्रित कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि सामने वाला युवक अब उससे कहीं अधिक खतरनाक हो चुका है। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा कि वह चाहे तो अभी कोशिश कर सकती है। उसके पीछे फीनिक्स के पंख फैल गए और उसी क्षण डेमन एम्परर के भीतर रक्तरेखा का दमन और भी गहरा हो गया। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही दबाया जा रहा हो। आरव की नज़रें उसके ऊपर घूमी और वह मुस्कुराया। डेमन एम्परर का रूप और शरीर वास्तव में अद्भुत था, लेकिन आरव के मन में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह बस उसकी शक्ति को परखना चाहता था। ये देखकर डेमन एम्परर का क्रोध फूट पड़ा। अगले ही पल उसके पीछे काली ऊर्जा उमड़ने लगी और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एक विशाल गोस्ट वेनमस टेल्ड बी थी जिसका आकार सैकड़ों हजार फीट लंबा था और उसके शरीर के नीचे अनगिनत जहरीले बोन स्टिंगर्स मौजूद थे। आरव ने उसे देखकर सिर हिलाया और अफसोस से कहा कि वह तो सोच रहा था कि डेमन एम्परर का स्वाद कैसा होगा, लेकिन अगर वह मधुमक्खी निकली तो उसे कैसे खाया जाए। ये सुनकर डेमन एम्परर लगभग पागल हो गई। वह सीधे आरव पर टूट पड़ी। उसने पहले फीनिक्स धर्म फॉर्म से टक्कर लेने की कोशिश की ताकि आरव की वास्तविक शक्ति का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन फीनिक्स की एक ही टक्कर ने उसके विशाल शरीर को पीछे धकेल दिया। द एमन एम्परर तुरंत समझ गई कि वह शक्ति में बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। उसने अपनी सबसे घातक चाल का उपयोग किया और अपने शरीर से अनगिनत बोन बी स्टिंग्स छोड़ दिए। वे इतने घने थे कि पूरा आकाश ढक गया। हर एक डंक आरव पर निशाना साधे हुए था। आरव भी क्षण भर के लिए चौंक गया क्योंकि वे स्टिंग्स इतने मजबूत थे कि फीनिक्स धर्म फॉर्म तक में दरारें डाल रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह डेमन एम्परर को पूरी तरह दबाना चाहता था। अगले ही पल उसके शरीर से नीली ज्वालाएं फूट पड़ी और एक ब्लेजिंग आर्मर बन गया जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया। डेमन एम्परर स्तब्ध रह गई। ये शक्ति क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम से भी अधिक भयानक थी। उसके सभी जहरीले स्टिंग्स नीली आग में जलकर राख हो गए और आरव तक पहुंच भी नहीं पाए। अब डेमन एम्परर पूरी तरह असमंजस में पड़ गई। उसके सबसे घातक हमले का भी कोई असर नहीं हुआ। तभी आरव ने कहा कि अब उसकी बारी है। उसके फीनिक्स पंख चमके और उसने डिवाइन फीनिक्स स्लैश छोड़ा। एक विशाल डिवाइन लाइट आकाश को चीरती हुई डेमन एम्परर की ओर बढ़ी। डेमन एम्परर तुरंत पीछे हटना चाहती थी, लेकिन वह पूरी तरह बच नहीं सकी। उसकी निचली देह उस प्रहार से कटकर खून की धुंध बन गई। वह खून उगलते हुए पीछे हटी और मुश्किल से अपना शरीर दोबारा बनाना शुरू किया, लेकिन उसकी रिकवरी बेहद धीमी थी क्योंकि आरव की शक्ति उसके शरीर को पुनर्जीवित होने से रोक रही थी। आरव ने शांत स्वर में कहा कि उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति भी नहीं दिखाई है और उसके अधीन होना कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन डेमन एम्परर ने गुस्से से इनकार कर दिया। तब आरव ने भी बिना दया किए हमला शुरू कर दिया। उसने सीधे आगे बढ़कर डेमन एम्परर को दबा लिया। विशाल फीनिक्स रूप काली मधुमक्खी के ऊपर छा गया और आरव सचमुच उसके सिर पर बैठकर उसे मुक्कों से पीटने लगा। हर बार वो पूछता कि क्या अब वह मानती है और हर बार डेमन एम्परर इनकार कर देती। इसके जवाब में आरव उसके सिर पर 2 और घूंसे मार देता। ये क्रम लगातार चलता रहा। 1 घंटा बीत गया और डेमन एम्परर का सिर लगभग टूटने की स्थिति में पहुंच गया। अंततः वह मजबूर होकर टूट गई और उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने हार मानी, आरव ने आदत से मजबूर होकर उसे 2 और घूंसे मार दिए। डेमन एम्परर पूरी तरह क्रोधित हो उठी और चिल्लाई कि उसने तो पहले ही समर्पण कर दिया था, फिर भी उसे क्यों पीटा जा रहा है। आरव थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर खुजलाने लगा और बोला कि उसे आदत हो गई थी क्योंकि वह इतनी देर तक जिद करती रही थी। ये सुनकर डेमन एम्परर का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा और उसने चिल्लाकर कहा कि आरव तुरंत उसके सिर से नीचे उतरे। आरव ने सिर खुजलाते हुए कहा कि अब सब ठीक है। उसे भी महसूस हुआ कि किसी के सिर पर लगातार बैठे रहना थोड़ा असभ्य हो जाता है। विशाल फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और धीरे से उस काली मधुमक्खी के सिर से उड़ गया। उसके बाद आरव ने फीनिक्स धर्म फॉर्म को वापस समेट लिया और शांत भाव से सामने खड़ी डेमन एम्परर को देखने लगा। डेमन एम्परर ने भी अपना असली रूप समाप्त कर दिया और फिर से मानव रूप धारण कर लिया,
लेकिन उसका चेहरा भले ही अभी भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक था, उसके सिर पर कई बड़े बड़े उभरे हुए घूमर दिखाई दे रहे थे। ये सब आरव की लगातार की गई पिटाई का परिणाम था। ये देखकर आरव भी मन ही मन हैरान था। उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि डेमन एम्परर इतनी जिद्दी हो सकती है। दूसरी ओर डेमन एम्परर का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वह दांत पीस रही थी। अभी कुछ समय पहले ही आरव सचमुच उसके सिर पर बैठकर उसे पीट रहा था। उसके लिए ये जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। आरव जोर से हंसा और बोला कि अब डेमन एम्परर घुटनों के बल बैठकर उसके अधीन हो जाए। उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उसके लिए तो वह बस एक विशाल काली मधुमक्खी थी और उसने वही किया जो उसे सही लगा। लेकिन डेमन एम्परर ने दांत भींचते हुए कहा कि डेमन रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। आरव क्षण भर के लिए चौंक गया और पूछा कि क्या वह अपना वादा तोड़ना चाहती है। डेमन एम्परर ने सिर हिलाया और कहा कि बात वैसी नहीं है। समस्या यह है कि यह निर्णय वह अकेले नहीं ले सकती। अगर आरव में साहस है तो उसे 3 दिन इंतजार करना होगा। आरव ने आश्चर्य से पूछा कि आखिर 3 दिन क्यों? तब डेमन एम्परर ने गहरी सांस लेकर सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसका नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में आना उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। उसे हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट की डेमन रेस के एल्डर्स ने यहाँ भेजा था। इसलिए अगर आरव सच में डेमन रेस को अपने अधीन करना चाहता है तो केवल उसका मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट के वे पुराने डेमन एल्डर्स भी इसकी अनुमति दें, तभी यह संभव होगा। इसके बाद डेमन एम्परर ने अपना अतीत संक्षेप में बताया। वह मूल रूप से हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट में रहती थी, लेकिन समय के साथ उसकी जाति लगभग समाप्त हो गई और अंत में वह अकेली बची। उसकी जाति की भूमि पर दूसरी डेमन रेसेस की नज़र थी और उन्होंने मिलकर उसकी शक्ति छीन ली। उस समय डेमन एम्परर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उनका सामना कर सके। वह लगभग मारी ही जाती, लेकिन अंतिम समय में कुछ प्राचीन डीमंस सामने आए और उन्होंने उसकी जान बचाई। हालांकि उन्होंने उसे हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट में रहने नहीं दिया, बल्कि उसे नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट भेज दिया। इस तरह हजारों वर्ष बीत गए। उसकी कहानी सुनकर आरव ने सिर हिलाया और कहा कि अब वह सब समझ गया है। फिर वह मुस्कुराया और बोला कि अगर ऐसा है तो वह जाकर उन लोगों को बुला लाए। वह हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट के डेमन रेस के उन बूढ़ों को अच्छी तरह जानता है। डेमन एम्परर ने दांत पीसते हुए कहा कि वह 3 दिनों में वापस आएगी। आरव हंसते हुए बोला कि वह उसका इंतजार करेगा। असल में आरव के मन में जरा भी डर नहीं था, बल्कि वह तो उत्सुक था कि डेमन एम्परर आखिर किन लोगों को बुलाकर लाएगी। उसने जानबूझकर डेमन एम्परर को जाने दिया, लेकिन आसपास मौजूद अनगिनत लोगों की नज़र में ये घोर अहंकार था। हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट पूरे कोशा का सबसे शक्तिशाली प्रदेश माना जाता था। वहाँ अनगिनत टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स रहते थे, और फिर भी आरव ने डेमन एम्परर को खुलकर रिइंफोर्समेंट्स बुलाने की अनुमति दे दी। ये दृश्य देखकर आराध्य का चेहरा चिंता से भर गया। पहले वह आरव को डेमन एम्परर को दबाते देखकर बेहद खुश थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि आरव ने खुद ही बाघ को पहाड़ पर वापस भेज दिया है। वह धीमे स्वर में बुदबुदाई कि आरव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बबली मुस्कुराती रही और लगातार आराध्य को दिलासा देती रही। उसे अच्छी तरह पता था कि आरव ने हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट में क्या क्या किया था। अगर वहाँ के डीमंस को पता चले कि आरव उनसे मिलने वाला है तो शायद उनमें से कई आने की हिम्मत भी न करें। नॉर्थवेस्ट सिटी के आसपास मौजूद मनुष्यों के मन में भी डर भर गया था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि आरव ने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी ओर डेमन रेस के नेताओं के मन में फिर से उम्मीद जागने लगी। अगर डेमन एम्परर रिइंफोर्समेंट्स लाती है तो वे रिइंफोर्समेंट्स निश्चित रूप से उससे भी अधिक शक्तिशाली होंगे। तब शायद आरव को दबाया जा सकेगा और डेमन रेस दोबारा स्वतंत्र हो जाएगी। वे सभी डेमन लीडर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनकी आंखों में छिपी उम्मीद साफ दिखाई देने लगी। हालांकि आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उनके विचार लगभग समझ चुका था। फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। वह चाहता था कि वे उसकी असली शक्ति को पूरी तरह देख ले, ताकि भविष्य में उनके मन में विद्रोह का विचार भी न आए। इसके बाद आरव नीचे उतरा और अपनी पत्नी तथा बच्चों के पास लौट आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले 3 दिनों तक वह नॉर्थवेस्ट सिटी में ही रहेगा। आराध्या अभी भी चिंतित थी और उसने पूछा कि क्या सच में सब ठीक रहेगा। आरव ने हंसते हुए कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसने अपने बेटे लव को गोद में उठा लिया।
इसके बाद आरव दोनों स्त्रियों और अपने बेटे के साथ नॉर्थ वेस्ट सिटी में रहने लगा। वह वहीं बैठकर डेमन एम्परर के लौटने का इंतजार करने वाला था। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि डेमन एम्परर भाग जाएगी या नहीं। अगर वह भाग भी जाती तो भी पूरी डेमन रेस तो यही थी। उसने सभी डीमंस को आदेश दिया कि अगले 3 दिनों तक वे नॉर्थ वेस्ट सिटी के बाहर ही रुकें। डेमन लीडर्स ने तुरंत खुशी खुशी सहमति दे दी। असल में अगर आरव उन्हें जाने भी देता तब भी वे नहीं जाते। वे सभी डेमन एम्परर द्वारा लाई जाने वाली रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करना चाहते थे। जल्द ही यह खबर पूरे नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में फैल गई कि आरव ने नॉर्थ वेस्ट सिटी में डेमन रेस को दबा दिया और यहाँ तक कि डेमन एम्परर को भी परास्त कर दिया। और इस घटना के बाद आरव की प्रतिष्ठा फिर से पूरे प्रदेश में विस्फोट की तरह फैल गई। हा, महाराज महान है। मानव जाति का नेतृत्व केवल महाराज जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को ही करना चाहिए। सही कहा, महाराज महान है। अनगिनत वर्षों से हमारी मानव जाति डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस के अत्याचार सहती आई है, लेकिन महाराज ने आसानी से डेमन रेस को दबा दिया और यहाँ तक कि डेमन एम्परर को भी हरा दिया। हा, मानव जाति फिर से उठ खड़ी हुई है। मानव जाति अब समृद्ध होगी। चारों ओर ऐसी ही उत्साहित आवाजें गूंजने लगीं। जब आरव की जीत की खबर फैली तब अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने तुरंत आदेश दिया कि यह समाचार पूरे नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में फैलाया जाए। पहले आरव ने रॉयल पेट्रियार्क को हराकर राज सिंहासन छीन लिया था। उस समय बहुत लोग इसे विद्रोह मानते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। डेमन रेस झुक चुका था। डेमन एम्परर पीछे हट चुकी थी। मानव जाति का मनोबल आसमान छू रहा था। ऐसे समय में अब कोई पुराने रॉयल फैमिली की परवाह नहीं कर रहा था। सभी को लगने लगा कि अगर मानव जाति आरव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी तो प्रशांत प्रीफेक्चर निश्चित रूप से समृद्ध होगा। अब केवल सामान्य मनुष्य ही नहीं बल्कि चारों बड़े परिवार और अनगिनत छोटे परिवार भी उत्साह और श्रद्धा से भर गए थे। मानव जाति अब दोबारा दबाई नहीं जाएगी। वे सचमुच उठ खड़े हुए थे। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। आरव ने डेमन एम्परर को छोड़ दिया था और उसे रीइंफोर्समेंट्स बुलाने की अनुमति दे दी थी। अगर 3 दिन बाद आरव डेमन एम्परर और उसके रीइंफोर्समेंट्स को भी दबा देता तो परिणाम स्पष्ट था। लेकिन अगर वह हार गया तो तब सब कुछ समाप्त हो जाता। नहीं, स्थिति उससे भी बदतर हो जाती। अगर आरव युद्ध में मारा गया तो डेमन रेस मानव जाति से भयानक बदला लेती। डेमन एम्परर भी मनुष्यों का संहार कर देती। इसलिए अब हर किसी की नज़र अगले 3 दिनों पर टिकी हुई थी। इसी बीच डेमन एम्परर अपने पैलेस लौट आई। उसने सभी अधीनस्थों को बाहर भेज दिया और अकेली विशाल हॉल में बैठी रही। उसकी लाइफ फोर्स कमजोर हो चुकी थी और उसकी ओरिजिन पावर भी क्षतिग्रस्त थी। असल में आरव से लड़ाई के दौरान उसके पास भाग निकलने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वह भाग जाती तो इसका अर्थ होता कि पूरी डेमन रेस हार चुकी है। डेमन एम्परर दांत पीसते हुए क्रोध और अपमान से कांप रही थी। अंत में उसने अपने स्टोरेज बैग से कई कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स निकाले। ये वही वस्तुएं थीं जो उसे हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट छोड़ते समय डेमन रेस के एंशंट एक्सपर्ट्स ने दी थीं। उन्होंने उससे कहा था कि अगर भविष्य में कभी आवश्यकता पड़े तो वह उनसे संपर्क कर सकती है। हालांकि डेमन एम्परर ने हमेशा उनकी दया को ठुकराया था, लेकिन उसने उन जेड स्लिप्स को कभी नष्ट नहीं किया। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि एक दिन सचमुच उन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने सबसे पहले बेयर एंसेस्टर से संपर्क किया। बेयर एंसेस्टर डेमन रेस के एंशंट एग्जिस्टेंसेस में से एक था। डेमन एम्परर ने संदेश भेजा कि नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में मानव जाति का एक टेरिफाइंग जीनियस प्रकट हुआ है। वह उसे रोक नहीं पा रही। वह डेमन रेस को भी अपने अधीन करना चाहता है, इसलिए सहायता की आवश्यकता है। इन कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स को इस्तेमाल करने के लिए रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म तक पहुंचना आवश्यक था। इनमें स्पेशल पावर भरकर संदेश अत्यंत तेजी से भेजे जाते थे। 1 घंटे बाद बेयर एंसेस्टर की ओर से उत्तर आया। समाचार सुनते ही बेयर एंसेस्टर क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि वह तुरंत वॉइड चीर कर मदद के लिए आएगा। साथ ही उसने उस मानव के बारे में पूछताछ की जिसने नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा अपहीवल मचा दिया था। डेमन एम्परर ने उत्तर दिया कि उस व्यक्ति का नाम आरव है।
वह कुछ वर्ष पहले प्रशांत प्रीफेक्चर आया था, फिर चला गया और हाल ही में वापस लौटा है। ये संदेश भेजने के बाद डेमन एम्परर ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, बेर एंसेस्टर निश्चित रूप से आरव को दबा देगा। लेकिन 1 घंटे बाद जो उत्तर आया उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। बेर एंसेस्टर ने लिखा कि हाल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। अगर संभव हो तो डेमन एम्परर को उस मानव से समझौता कर लेना चाहिए। आखिर हार्मनी ब्रिंग्स वेल्थ और ह्यूमंस तथा डीमंस शांति से साथ रह सकते हैं। ये पढ़ते ही डेमन एम्परर पूरी तरह अवाक रह गई। हार्मनी ब्रिंग्स वेल्थ, किस तरह की बकवास थी यह? अभी कुछ समय पहले तक बेर एंसेस्टर क्रोध से भरा हुआ था और अब अचानक वह शांति की बात कर रहा था। इसके बाद चाहे डेमन एम्परर ने जितनी बार संपर्क करने की कोशिश की, बेर एंसेस्टर ने एक भी उत्तर नहीं दिया। क्रोध में उसने जेड स्लिप जमीन पर पटक दिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि स्थिति गलत है, इसलिए उसने स्पैरो एंसेस्टर से संपर्क किया। उसने वही सारी बातें दोबारा बताईं। समाचार सुनकर स्पैरो एंसेस्टर भी क्रोधित हो उठा और बोला कि वह तुरंत प्रशांत प्रीफेक्चर आकर उस एरोगेंट ह्यूमन को दबा देगा। लेकिन उसने भी आरव की पृष्ठभूमि पूछी। डेमन एम्परर ने फिर वही उत्तर दिया, उसका नाम आरव है। और उसके बाद स्पैरो एंसेस्टर भी गायब हो गया। चाहे कितनी बार संपर्क किया जाए कोई उत्तर नहीं मिला। डेमन एम्परर पूरी तरह भ्रमित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एंशिएंट डीमंस आखिर डर क्यों रहे हैं। क्या सचमुच वे आरव से भयभीत थे? इस विचार से खुद डेमन एम्परर भी डर गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता। बेर एंसेस्टर शायद सच में बीमार होगा, स्पैरो एंसेस्टर शायद उससे मिलने गया होगा। उसने बार बार खुद को यही समझाया, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। इस बार वो अधिक सावधान हो गई। उसने तन्मे और जस्सी एंसेस्टर से संपर्क किया। इस बार उसने आरव का नाम जानबूझकर नहीं लिया। उसने केवल इतना कहा कि नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में मानव जाति का एक टेरिफाइंग जीनियस प्रकट हुआ है जिसने रॉयल फैमिली को हटा दिया है और अब डेमन रेस को दबाना चाहता है। तन्मे और जसी एंसेस्टर दोनों तुरंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि वे सहायता के लिए अवश्य आएंगे। इस बार डेमन एम्परर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि अब स्थिति उसके नियंत्रण में लौट आएगी। इसके बाद उसने अपने घावों को ठीक करना शुरू किया। उधर 3 दिन पलक झपकते बीत गए। आरव इस दौरान नॉर्थ वेस्ट सिटी में बेहद आराम से रह रहा था। उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं था। धीरे धीरे आराध्य की चिंता भी कम होने लगी। वहीं बबली और आराध्य के बीच संबंध और भी अच्छे हो गए। आरव मन ही मन भविष्य की योजनाएं बना रहा था। उसने सोचा कि प्रशांत प्रीफेक्चर के मामले समाप्त होते ही वह दोनों स्त्रियों और लव को लेकर जयपुर प्रीफेक्चर लौट जाएगा। वह नैना, काव्य और वीना को भी साथ ले आएगा ताकि पूरा परिवार एकजुट हो सके। उसे पता था कि ऐसा करना खतरनाक है, लेकिन वह समझ चुका था कि इस प्रकार के खतरे देर सबेर सामने आने ही वाले हैं। फिर डरने का क्या लाभ? इसी दौरान लव दौड़ता हुआ आरव के पास आया और पूछने लगा कि क्या उसके पिता को डर नहीं लगता। आरव ने आश्चर्य से पूछा कि वह किस बात से डरने की बात कर रहा है। लव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सब लोग कह रहे हैं कि डेमन एम्परर रीइंफोर्समेंट्स बुलाने गई है और शायद उसके पिता उन्हें हरा ना पाएं। ये सुनकर आरव हंस पड़ा। उसने कहा कि वह डरता नहीं है, बल्कि उसे चिंता इस बात की है कि कहीं वे लोग उससे डर ना जाएं। लव ये सुनकर मुस्कुराया और फिर कोर्टयार्ड में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने दौड़ गया। अब वो कल्टिवेशन को लेकर लगभग पागल हो चुका था। अपने पिता की शक्ति देखने के बाद उसका उत्साह और बढ़ गया था। दूसरे माता पिता के लिए ये गर्व की बात होती कि उनका बच्चा कल्टिवेशन से प्रेम करता है। लेकिन आरव को ये सोचकर सिरदर्द होता था कि बेटे के एंशिएंट सीक्रेट बॉडी के लिए उसे कितने स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता पड़ेगी। वो सोचने लगा कि आखिर इतनी संपत्ति कहाँ से आएगी। क्या उसे हेवनली गॉड टेम्पल को लूटना पड़ेगा? फिर उसने सोचा कि अगर हेवनली गॉड टेम्पल नहीं तो हेवनली गैंग पवेलियन भी पर्याप्त होगा। आखिर बड़े व्यापारिक संगठनों के पास अपार धन होता है। इसी समय अचानक नॉर्थ वेस्ट सिटी के बाहर से एक टेरिफाइंग ऑरा फैल गई। आरव ने दूर देखा और मुस्कुरा दिया। डेमन एम्परर लौट आई थी और इस बार वह अपने साथ रीइंफोर्समेंट्स भी लाई थी। वह था तन्मे। आरव हल्के से हंसा और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट सिटी की ओर उड़ चला।
उधर नॉर्थ वेस्ट सिटी के बाहर डेमन एम्परर और तन्मय अभी अभी वॉइड चीर कर पहुंचे थे। तन्मय हाल ही में प्रशांत प्रीफेक्चर आया था। डेमन एम्परर ने सम्मानपूर्वक कहा कि अब वह आरव को चुनौती देगी। तन्मय ने ठंडे स्वर में कहा कि जल्दी करो, अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे शहर को नष्ट कर देंगे, उसे मनुष्यों से घृणा है। उसके शब्दों में भयंकर किलिंग इंटेंट भरा हुआ था, क्योंकि पिछली बार आरव के हाथों अपमानित होने के बाद से वह मानव जाति से नफरत करने लगा था। डेमन एम्परर ने तुरंत सहमति जताई। वह भी हैरान थी कि तन्मय को मानव जाति से इतनी घृणा क्यों हो गई, लेकिन उसके लिए यह अच्छी बात थी। उसे विश्वास था कि तन्मय पूरी शक्ति से आरव को दबाएगा। तभी बाहर खड़े डेमन लीडर्स ने डेमन एम्परर और तन्मय दोनों को देख लिया। वे उत्साह से चिल्लाने लगे कि डेमन एम्परर रिइंफोर्समेंट्स लेकर लौट आए है। उन्हें महसूस हो रहा था कि तन्मय की ऑरा डेमन एम्परर से भी अधिक टेरिफाइंग थी। उन्हें लगा कि इस बार आरव निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन तभी डेमन एम्परर ने एक कदम आगे बढ़कर जोर से चिल्लाया, आरव, बाहर निकलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके शब्द सुनते ही तन्मय के चेहरे का रंग बदल गया। वो स्तब्ध रह गया। आरव, वो सचमुच वही आरव था। उसी क्षण आरव हंसते हुए नॉर्थ वेस्ट सिटी के बाहर प्रकट हुआ और दूर खड़े डेमन एम्परर तथा तन्मय को देखने लगा। जैसे ही तन्मय ने सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट देखा, उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया। वह भीतर ही भीतर चीख उठा। ये सचमुच आरव था, वही टेरिफाइंग मॉन्स्टर जिसने पहले ही उसे लगभग डरा दिया था। लेकिन डेमन एम्परर अभी भी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वो जोर से चिल्लाई कि आज सीनियर फोनिक्स एंसेस्टर के आने के बाद आरव की मृत्यु निश्चित है और उसे घुटनों के बल झुककर कौटाव करना चाहिए। लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से एक रिजेंटफुल गेज महसूस हुई। वो मुड़ी और देखा, तन्मय उसे दांत पीसते हुए घूर रहा था। उसी समय आरव जोर से हंसा और बोला, हा हा हा, लिटिल ची, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। पिछली बार हमारी लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई थी, इस बार सीधे लाइफ एंड डेथ बैटल होगा। जब आरव ने ये शब्द कहे तब तन्मय लगभग टूट ही गया। ये सभी एंशिएंट डीमंस अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद संवेदनशील थे। इसी कारण बेयर एंसेस्टर और स्पैरो एंसेस्टर में से किसी ने भी यह बात उजागर नहीं की कि डेमन एम्परर ने उनसे संपर्क करके आरव से निपटने की विनती की थी। आखिर अगर यह बात फैल जाती तो उनकी कितनी बेइज्जती होती। इसी वजह से तन्मय बिना किसी जानकारी के यहाँ चला आया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोला कि आरव यहाँ कैसे हो सकता है। फिर उसने भीतर ही भीतर चीखते हुए सोचा कि लाइफ एंड डेथ बैटल करेगा। क्या वह पागल है? क्या वह सच में आरव को हरा सकता है? अगर कुछ और हेल्पर्स भी बुला लिए जाएं तब भी शायद कुछ न हो। पास खड़ी डेमन एम्परर ये सब देखकर और अधिक बेचैन हो गई। उसने धीमे स्वर में तन्मय को पुकारा। अब उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। तन्मय का चेहरा इतना खराब क्यों था, और अभी आरव ने जो कहा उसका मतलब क्या था? उसके स्वर से ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी तन्मय से लड़ चुका हो। डेमन एम्परर का दिमाग पूरी तरह उलझ गया। वह सारे डर जिन्हें वह पहले जबरदस्ती दबा रही थी अब दोबारा उसके मन में उभरने लगे। तन्मय ने ठंडी आवाज में कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि जिस व्यक्ति से निपटना है वह आरव है तो वह कभी यहाँ नहीं आता। डेमन एम्परर कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसी समय आरव जोर से हंसा। उसके पीछे विशाल फीनिक्स इमेज प्रकट हो गई और आकाश फीनिक्स ग्लो से भर उठा। नॉर्थ वेस्ट सिटी के भीतर से अनगिनत मनुष्य बाहर निकल आए। आराध्य और बबली भी लव को लेकर बाहर आ गईं। शुरुआत में सभी लोग चिंतित थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोनिक्स एंसेस्टर को देखा और आरव को उसे लिटिल फोनिक्स कहकर पुकारते सुना, उनकी चिंता अचानक कम होने लगी। नीचे मौजूद डीमंस के मन में भी अजीब भाव उठने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि शायद डेमन रेस अब सच में खत्म होने वाली है। डेमन एम्परर आखिर कैसी रिइंफोर्समेंट बुलाकर लाई थी? तन्मय ने गहरी सांस लेकर कहा कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वह आरव का दुश्मन नहीं बनना चाहता। वह बिना लड़े ही हार मान चुका था। उसने सोचा कि स्वेच्छा से पीछे हट जाना बेहतर है बजाय इसके कि बाद में पीट कर झुकाया जाए।
आरव ने ठंडी हंसी के साथ पूछा कि अगर ऐसा है तो वह हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट में आराम से क्यों नहीं बैठा रहता, नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में क्या करने आया था। तन्मय हकलाने लगा। उसने कहा कि वह बस संयोग से डेमन एम्परर से मिलने आया था, अब जब मुलाकात हो गई है तो वह वापस लौट जाएगा। इतना कहकर वह तुरंत वॉइड चीरकर भागने की तैयारी करने लगा। ये देखकर डेमन एम्परर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे उसने खुद ही अपना अपमान करवा लिया हो। तभी आरव ने ठंडी आवाज में उसे रुकने को कहा। उसके दाहिने हाथ में हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने एक भयानक काली स्वॉर्ड और उसे वॉइड को चीर दिया। तन्मय का भागने का रास्ता तुरंत रुक गया। तन्मय का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने कहा कि वह पहले ही बता चुका है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। वह मन ही मन खुश था कि यह हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट नहीं है, वरना आज उसकी पूरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती। आरव हंस पड़ा। उसने कहा कि अब पूरा नेदरवर्ल्ड उसके अधीन है, तीनों रेसर्स एकजुट हो चुकी हैं और वह इस भूमि का मालिक है। फिर उसने ठंडी आवाज में पूछा कि क्या तन्मय ने उससे अनुमति ली थी कि वह उसके टेरिटरी में आए और मनमर्जी से चला जाए। तन्मय क्रोध से कांप उठा। उसने कहा कि कोशा में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आरव ने और भी अधिक बेशर्मी से कहा कि प्रशांत प्रीफेक्चर में वही नियम बनाता है, जो वह कहेगा वही होगा। अगर तन्मय को आपत्ति है तो वह लड़ सकता है, अगर जीत गया तो जा सकता है। तन्मय का गुस्सा फटने लगा। उसने पूछा कि आखिर आरव चाहता क्या है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि जो भी उसके टेरिटरी में आएगा उसे स्पिरिट स्टोन्स देकर टोल फी चुकानी होगी। ये सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। टोल फी, ऐसी बात उन्होंने जीवन में पहली बार सुनी थी। तन्मय ने दबी आवाज में पूछा कि आखिर आरव कितना चाहता है। आरव मुस्कुराया और बोला कि पुराने परिचय की वजह से वह केवल 5 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लेगा। ये सुनते ही तन्मय की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसे लगा आरव शायद गरीबी के कारण पागल हो चुका है। 5 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं थी। ये किसी विशाल रेस की वर्षों की अक्यूम्युलेटेड वेल्थ के बराबर था। तन्मय ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन आरव की ऑरा विस्फोट की तरह फैल गई। उसने ठंडी आवाज में कहा कि अगर स्पिरिट स्टोन्स नहीं देगा तो फिर उसके मुके तय करेंगे कि तन्मय यहां से जा पाएगा या नहीं। ये सुनते ही तन्मय का चेहरा राख जैसा हो गया। वह तुरंत भागने के लिए तैयार हुआ। अगर वह सचमुच जान लगाकर भागता तो आरव शायद उसे रोक नहीं पाता। लेकिन तभी आरव ने ठंडी आवाज में कहा कि तन्मय भाग सकता है, लेकिन जब वह बाद में हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट लौटेगा तब तन्मय का जीवन आसान नहीं रहेगा, और उस समय इन स्पिरिट स्टोन्स पर ब्याज भी लगेगा। ये सुनते ही तन्मय के कदम रुक गए। उसे तुरंत स्पेस रिफ्ट क्लैन और माइटी बुल डेमन क्लैन का दुखद अंत याद आ गया। अंत में उसने हार मान ली। उसने दांत पीसते हुए कहा कि उसके पास अभी इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, बाद में मिलने पर वह बाकी दे देगा। आरव हंस पड़ा और स्टोरेज बैग स्वीकार कर लिया। उसके भीतर लगभग 2 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। तन्मय ने ठंडी आवाज में पूछा कि अब क्या वह जा सकता है। आरव मुस्कुराया और बोला कि वह आराम से जा सकता है और भविष्य में कभी भी उसके यहाँ मेहमान बनकर आ सकता है। तन्मय ने काले चेहरे के साथ स्पेशल रिफ्ट खोला और वहां से भाग निकला। जाने से पहले उसने डेमन एम्परर की ओर ऐसी नज़र डाली जिसमें केवल रिजेंटमेंट नहीं बल्कि गहरी हेट्रेड भरी हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि डेमन एम्परर ने जानबूझकर उसे फंसाया है। तन्मय के जाते ही डेमन एम्परर अकेली खड़ी रह गई। आरव हंसते हुए पूछने लगा कि उसकी रिइंफोर्समेंट्स आखिर कहाँ हैं। उसका मूड बेहद अच्छा था। वह सच में चाहता था कि और भी ऐसे रिइंफोर्समेंट्स आएं। डेमन एम्परर कांपती आवाज में पूछ बैठी कि आरव आखिर है कौन। अब चाहे वह सच मानना न चाहे, लेकिन उसे भी समझ आ चुका था कि आरव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वरना 9 प्रोविंसेस के एंशिएंट डेमन एंसेस्टर्स उससे इतना भयभीत क्यों होते। वे लड़ने से पहले ही भागने का निर्णय क्यों लेते। आरव मुस्कुराया और बोला कि वह आरव ही है, और कौन हो सकता है। लेकिन डेमन एम्परर अभी भी पूरी तरह हार नहीं मानना चाहती थी। उसने दांत भींचकर कहा कि उसके पास अभी भी रिइंफोर्समेंट्स आने वाली हैं। आरव और जोर से हंस पड़ा। फिर उसने आंखें सिकोड़कर कहा कि उम्मीद है अगला आने वाला काफी अमीर होगा।
ये सुनते ही डेमन एम्परर लगभग क्रोध से खून उगलने वाली थी। आसपास मौजूद सभी लोग पूरी तरह अवाक थे, विशेष रूप से डेमन लीडर्स के चेहरे देखने लायक थे। उनमें से एक अनजाने में बोल पड़ा कि शायद स्वर्ग डेमन रेस को नष्ट करना चाहता है। ये सुनते ही पास खड़े दूसरे लीडर्स ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। वे डर रहे थे कि कहीं आरव सुनकर उसे मार न डाले। वे आरव की रूथलेसनेस अच्छी तरह जानते थे। उधर लव ने बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा कि वह आदमी भाग गया क्या। आराध्य ने असहाय होकर सिर हिला दिया। फिर लव ने पूछा कि वह आदमी उसके पिता से इतना क्यों डर रहा था, लेकिन आराध्य के पास भी इसका उत्तर नहीं था। इसके बाद आरव और डेमन एम्परर आमने सामने खड़े रहे। आरव को कोई जल्दी नहीं थी, वो अगली रिइंफोर्समेंट का इंतजार कर रहा था। उसने आराम से पूछा कि डेमन एम्परर ने आखिर कितने लोगों को बुलाया है। डेमन एम्परर ने उलझन में पूछा कि वह ये क्यों जानना चाहता है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि वह बस ये गिनना चाहता है कि आज वह कुल कितने स्पिरिट स्टोन्स वसूल सकता है। ये सुनते ही डेमन एम्परर पूरी तरह निःशब्द रह गई। उसे सच में शक होने लगा कि शायद आरव ने जानबूझकर उसे रीइंफोर्समेंट्स बुलाने दिया था। तभी अचानक नॉर्थ वेस्ट सिटी के बाहर फिर एक स्पेशल रिफ्ट खुला। एक शक्तिशाली और टेरिफाइंग ऑरा वाला फिगर बाहर निकला। वह था गोल्डन स्केल एंसेस्टर। उसकी आंखों में येरी लाइट चमक रही थी और उसके शरीर से भयंकर किलिंग इंटेंट निकल रहा था। जैसे ही वो पहुंचा उसने तुरंत डेमन एम्परर की ऑरा महसूस की, लेकिन अगले ही क्षण उसने सामने एक परिचित मानव युवक को मुस्कुराते हुए देखा। आरव ने हंसकर उसे अभिवादन किया और कहा कि बहुत समय बाद मुलाकात हुई है। गोल्डन स्केल एंसेस्टर लगभग चीख पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव यहाँ मौजूद है। वह पहले भी आरव से लड़ चुका था और पहली ही चाल में बुरी तरह हार गया था। उधर डेमन एम्परर पूरी तरह घबरा चुकी थी। अब उसे अंततः समझ आ गया कि बेयर एंसेस्टर और स्पैरो एंसेस्टर क्यों नहीं आए, तन्मय क्यों भाग गया। वे सभी आरव से डरते थे। गोल्डन स्केल एंसेस्टर ने लंबे समय तक चुप रहने के बाद अंततः डेमन एम्परर से पूछा कि क्या उसने उसे जानबूझकर फंसाया है। डेमन एम्परर लगभग टूट चुकी थी। उसने बार बार कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन आरव हंसते हुए पूछने लगा कि क्या गोल्डन स्केल एंसेस्टर भी उससे लड़ना चाहता है। गोल्डन स्केल एंसेस्टर ने तुरंत कहा कि वह तो बस रास्ते से गुजर रहा था और इस झगड़े से उसका कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर वह तुरंत वॉइड चीरकर भागने लगा, लेकिन आरव ने ठंडी आवाज में उसे रोक लिया। उसने कहा कि नेदरवर्ल्ड अब उसका टेरिटरी है और कोई भी उसकी अनुमति के बिना यहाँ आ जा नहीं सकता। गोल्डन स्केल एंसेस्टर ने दांत पीसकर पूछा कि आखिर आरव चाहता क्या है। आरव ने मुस्कुराते हुए केवल 2 शब्द कहे, टोल फीस। वाइट एंसेस्टर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह आखिर कैसी चीज थी। आरव हंस पड़ा। उसने कहा कि सीओची पहले ही टोल फी दे चुका है, अब गोल्डन स्केल एंसेस्टर की बारी है। अगर वह 5 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दे तो आराम से यहाँ से जा सकता है। 5 ट्रिलियन। गोल्डन स्केल एंसेस्टर की आंखें फैल गईं। उसे पता था कि आरव की भूख बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी होगी यह उसने कभी नहीं सोचा था। 5 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, ये तो दर्जनों टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन माइंस की कुल संपत्ति से भी अधिक था। वह क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में आग जलने लगी। उसे महसूस हुआ कि आरव जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है। गोल्डन स्केल एंसेस्टर का स्वभाव हमेशा से बेहद उग्र रहा था। कम से कम वह तन्मय जितना शांत नहीं था। आरव ने ठंडी आवाज में पूछा कि क्या वह स्पिरिट स्टोन्स नहीं देना चाहता। गोल्डन स्केल एंसेस्टर ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा कि वह कुछ नहीं देगा और अभी यहाँ से चला जाएगा। उसने अपना परिचय एक एंशिएंट डेमन एंसेस्टर के रूप में दिया और कहा कि अभी तक उसका रवैया पहले ही काफी विनम्र था। अगर आज वह सच में टोल फी देकर भाग गया तो भविष्य में उसका कोई सम्मान नहीं बचेगा। सिर्फ इसी बात में वो फोनिक्स एंसेस्टर से अधिक हठी था। ये देखकर आरव भी उसकी जिद की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में ठंडा प्रकाश चमका। उसने गर्जना करते हुए कहा कि अगर टोल फी नहीं दी गई तो वह उसे जाने नहीं देगा। उसके पीछे विशाल फीनिक्स एवटार प्रकट हो गया। फीनिक्स डिवाइन लाइट से पूरा आकाश चमक उठा।
इसके बाद आरव पूरी शक्ति के साथ गोल्डन स्केल एंसेस्टर पर टूट पड़ा। गोल्डन स्केल एंसेस्टर ने तुरंत अपना ट्रू फॉर्म प्रकट किया। वो एक बेहद विशाल जायंट सेंटरपीड में बदल गया, लेकिन परिणाम फिर भी वैसा ही रहा। पूर्ण पराजय। आकाश में लगातार विस्फोट गूंजने लगे। आरव ने डिवाइन फीनिक्स स्लैश का प्रयोग किया। भयानक डिवाइन लाइट ने पूरे बैटलफील्ड को ढक लिया। गोल्डन स्केल एंसेस्टर दर्द से चीख उठा। वह बिल्कुल आरव का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसके पास प्रतिरोध करने की शक्ति तक नहीं थी। कुछ ही क्षणों में उसका फिजिकल बॉडी कई बार चकनाचूर हो गया। उस जैसे पेयरलेस एक्सपर्ट का रक्त आकाश में बिखर गया। गोल्डन स्केल एंसेस्टर भीतर ही भीतर गाली दे रहा था। उसने महसूस किया कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए उसने अवसर देखकर स्पेशल रिफ्ट खोला और भागने की कोशिश की। लेकिन तभी आरव ने शांत स्वर में कहा कि वह भाग तो सकता है, लेकिन जब आरव भविष्य में स्टार्ट कॉन्टिनेंटल जाकर उसे ढूंढेगा तब यह मामला सिर्फ 5 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स पर समाप्त नहीं होगा। ये सुनते ही गोल्डन स्केल एंसेस्टर रुक गया। उसका आधा शरीर पहले ही स्पेशल रिफ्ट में प्रवेश कर चुका था। लेकिन आरव की बात सुनकर उसके मन में भय उठ गया। अगर यह शैतान सच में स्टार्ट कॉन्टिनेंटल पहुंच गया तो फिर उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। उसे तुरंत फोनिक्स एंसेस्टर की याद आ गई। उसी कारण उसने भी स्पिरिट स्टोन्स देकर मामला खत्म कर दिया था। अंत में गोल्डन स्केल एंसेस्टर ने हार मान ली। उसने दांत पीसते हुए अपने पास मौजूद सभी रिसोर्सेज आरव को सौंप दिए। उसके पास अभी पूरे 5 ट्रिलियन नहीं थे, बाकी वह बाद में देने वाला था। आरव प्रसन्न होकर स्टोरेज बैग स्वीकार कर लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बाद में वह खुद जाकर कर्ज वसूल करेगा। अब गोल्डन स्केल एंसेस्टर जा सकता है। गोल्डन स्केल एंसेस्टर ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी और तुरंत वहां से जाने लगा। लेकिन तभी आरव ने फिर उसे रोक लिया। गोल्डन स्केल एंसेस्टर लगभग क्रोध से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि अब क्या बाकी रह गया है। वह पहले ही स्पिरिट स्टोन्स दे चुका था। लेकिन आरव अचानक मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि भविष्य में वह अक्सर नेदरवर्ल्ड स्टेट आया करे, यहाँ उसका हमेशा स्वागत रहेगा। ये सुनते ही गोल्डन स्केल एंसेस्टर का शरीर क्रोध से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि आरव जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है। वह बिना एक शब्द बोले तुरंत वॉइड चीरकर वहां से भाग गया। उधर डेमन एम्परर पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी दोनों रीइंफोर्समेंट्स जा चुकी थीं। तन में बिना लड़े भाग गया था और गोल्डन स्केल एंसेस्टर पूरी तरह आरव से दब चुका था। इस बार उसने अपनी आंखों से आरव की पूरी शक्ति देख ली थी। वो इतनी भयानक थी कि गोल्डन स्केल एंसेस्टर भी उसका सामना नहीं कर सका। अब डेमन एम्परर के मन में केवल निराशा बची थी। उसे महसूस हुआ कि डेमन रेस खत्म हो चुकी है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसके पास और रीइंफोर्समेंट्स हैं। डेमन एम्परर कांपती आवाज में बोली कि अब कोई नहीं आएगा। इस बार वह सचमुच डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इस तरह के टेरिफाइंग व्यक्ति को कैसे नाराज कर सकता है। यहाँ तक कि 9 प्रोविंसेस के एंशिएंट डीमंस भी आरव से भयभीत थे। लेकिन आरव फिर भी हंस रहा था। उसने कहा कि वह चाहती तो कुछ और रीइंफोर्समेंट्स बुला सकती है। वह आराम से इंतजार कर सकता है। डेमन एम्परर लगभग रोने वाली हो गई। उसने कहा कि अब कोई आने वाला नहीं है। उसे अंततः समझ आ चुका था कि बेयर एंसेस्टर ने हार्मनी ब्रिंग्स वेल्थ क्यों कहा था, क्योंकि आरव सच में ऐसा डिजास्टर था जिसे कोई छेड़ना नहीं चाहता था। आरव ने लंबी सांस ली, फिर उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी ऑरा अचानक गंभीर हो गई। उसने भारी स्वर में पूछा कि अब डेमन एम्परर समर्पण करेगी या नहीं। उसकी आवाज सुप्रीम अथॉरिटी से भरी हुई थी। भयानक दबाव सीधे डेमन एम्परर पर उतरा। डेमन एम्परर जानती थी कि वह आरव का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी जो शक्ति उसने दिखाई थी वह पूरी तरह ओवरवेलमिंग थी। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद डेमन एम्परर ने अंततः सिर झुका दिया। उसने गहरी आवाज में कहा कि वह सरेंडर करती है। इतना कहकर वह एक घुटने पर झुक गई। आरव ने संतोष से सिर हिलाया। उसने घोषणा की कि आज से नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में ह्यूमन रेस, डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस शांति से साथ रहेंगे। ये सुनते ही आसपास मौजूद अनगिनत लोग एक घुटने पर झुक गए।
चाहे वे ह्यूमंस हों या डीमंस, सबने एक साथ आरव को स्वीकार कर लिया। ये सब किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। डेमन एम्परर ने समर्पण कर दिया था। इसका अर्थ था कि पूरी डेमन रेस ने समर्पण कर दिया। तीनों रेसर्स एक हो चुकी थीं, और यह सब आरव ने लगभग अकेले कर दिखाया था। डेमन एम्परर ने आखिरकार विरोध करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वह विरोध नहीं करना चाहती थी। असल में वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि चाहे वह कितना भी संघर्ष कर ले, अंत में उसे दबा ही दिया जाएगा। अब तो स्वयं डेमन एम्परर को भी लग रहा था कि यह सब किसी सपने जैसा है। इतना अवास्तविक, पूरा नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट एक हो चुका था, और यह सब उस युवा मानव ने किया था जो कुछ वर्ष पहले यहाँ आया था। ये बात किसी के लिए भी विश्वास करना कठिन थी। आरव ने डेमन एम्परर और डेमन क्लैन के सभी नेताओं को फिलहाल वापस जाने का आदेश दिया। उन्हें पूरे नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर में ये संदेश फैलाना था कि अब मानव डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस एक हो चुके हैं। आरव की आवाज़ आकाश में दूर तक गूंज उठी। उसने घोषणा की कि आज से मानव डीमंस और मॉन्स्टर्स साथ रहेंगे। जब तक कोई ट्रबल न हो, डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस मनुष्यों पर हमला नहीं करेंगे। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसकी पूरी रेस का सफाया कर दिया जाएगा। उसकी आवाज़ में सुप्रीम अथॉरिटी थी। ये सुनकर अनगिनत ह्यूमंस उत्साह से भर उठे। लेकिन डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स के चेहरे कड़वाहट से भर गए। फिर भी उनमें से किसी ने आरव की बात पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि आरव वास्तव में ऐसा कर सकता है। यदि केवल किसी एक व्यक्ति को मारने की बात होती तो शायद डीमंस और मॉन्स्टर्स इसकी परवाह नहीं करते। वे फिर भी मनुष्यों को यातना देते और मारते रहते। लेकिन अगर पूरी रेस के विनाश की बात हो तो स्थिति अलग हो जाती है। हर व्यक्ति के पीछे उसका क्लैन था। सिर्फ वही नहीं मरता, उसकी पूरी जाति समाप्त हो जाती। ऐसी धमकी अत्यंत भयावह थी। इसी कारण विभिन्न रेसेस के लीडर्स स्वयं अपने लोगों को नियंत्रित करने लगे। आरव ने डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स को 7 दिन का समय दिया। उन्हें पूरे नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर में यूनिफिकेशन की खबर फैलानी थी और फिर ह्यूमन रॉयल सिटी में लौटकर उससे मिलना था। इसके बाद डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स वहां से चले गए। वे आरव के आदेशों का पालन करने लौटे थे। आरव बहुत अच्छे मूड में था। अगले ही क्षण वह आराध्य और बाकी लोगों के पास पहुंच गया। लव बेहद उत्साहित था। उसे लग रहा था कि उसका पिता दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। अभी कुछ देर पहले ही आरव एक विशाल जायंट सेंटिपीड की पीठ पर चढ़कर उसे पीट रहा था। दुर्भाग्य ये था कि गोल्डन स्केल एंसेस्टर अपने ट्रू फॉर्म में आने के बाद भी आरव के सामने टिक नहीं सका। आरव हंस पड़ा और बोला कि अब वापस कैपिटल चलना चाहिए। उसने लव को गोद में उठा लिया और दोनों महिलाओं की ओर खुशी से देखा। आराध्य अभी भी स्तब्ध थी। उसका मन अब तक आरव की बातों में उलझा हुआ था। पूरा नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट एक हो गया था। उसे ये सब किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। दूसरी ओर बबली अपेक्षाकृत शांत थी। वह स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में पैदा हुई थी और उसने आराध्य से कहीं अधिक चीजें देखी थीं। इसके बाद आरव ने फीनिक्स टेक्निक का प्रयोग किया और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वहां से चला गया। ये घटना समाप्त हो चुकी थी, लेकिन पूरे ह्यूमन रेस में अभूतपूर्व उत्साह फैल गया। अनगिनत लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि उनके मैजेस्टी ने वास्तव में ह्यूमन डेमन और मॉन्स्टर रेसेस को एक कर दिया है। लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से डेमन एम्परर को घुटनों पर झुकते देखा है। अब उन्हें डीमंस के हमलों का भय नहीं रहेगा। अब इंसानों को स्लेव्स नहीं बनाया जाएगा। यहाँ तक कि पब्लिक एरियाज में भी वे स्वतंत्र रूप से जा सकेंगे। यादव फैमिली, शास्त्री फैमिली, सन फैमिली और नायर फैमिली जैसे बड़े क्लैंस के रेजिडेंट एल्डर्स भी उत्साह से भर उठे। नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर पूरी तरह बदल चुका था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह ऐसा कार्य था जिसे हजारों वर्षों में ह्यूमन रॉयल फैमिली भी पूरा नहीं कर सकी थी। ये समाचार बहुत तेजी से पूरे नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर में फैल गया। अब आरव के विरोध में कोई आवाज नहीं बची थी। हर कोई चाहता था कि वही थ्रोन पर बैठे। लोगों का कहना था कि आरव नहीं बल्कि हिज मैजेस्टी कहना चाहिए। उनके लिए सबसे अधिक शॉकिंग बात यह थी कि डेमन एम्परर वास्तव में घुटनों पर झुक गई थी। अब तीनों रेसेस के टेरिटरीज के बीच स्वतंत्र आवाजाही संभव थी। 3 दिन बीत गए,
लेकिन इस घटना का प्रभाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। हालांकि डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस के भीतर स्थिति बिल्कुल उलट थी। अनगिनत डीमंस और मॉन्स्टर्स इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। वे चिल्ला रहे थे कि वे ह्यूमंस के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उनके लिए सरेंडर करना मृत्यु से भी अधिक अपमानजनक था। लेकिन विरोध का कोई अर्थ नहीं था, चाहे डेमन एम्परर हो या डेमन लीडर्स। सभी ने आरव का वही तरीका अपनाया, जो भी विरोध करता उसे बिना दया के मार दिया जाता, क्योंकि वे स्वयं आरव की भयावह शक्ति देख चुके थे। विशेष रूप से डेमन एम्परर, उसने अपनी आंखों से तन्मे को भागते और जस्सी लाओ जू को पिटते देखा था। अब आरव की शक्ति केवल नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर तक सीमित नहीं रही थी, पूरे कोशा में भी वो शीर्ष स्तर के लोगों में गिना जा सकता था। और सबसे भयावह बात यह थी कि आरव अभी केवल 20 वर्ष के आसपास था। उसके पास आगे बढ़ने के लिए अनगिनत वर्ष पड़े थे। इसके अलावा 10,000 वर्षों की महान कैलेमिटी भी आने वाली थी। ऐसे समय में आरव के अधीन रहना शायद एकमात्र रास्ता था। ह्यूमन इंपीरियल सिटी में अरोरा फैमिली अत्यधिक प्रसन्न थी। आरव ने डेमन और मॉन्स्टर रेसेस दोनों को दबा दिया था। इसका सबसे बड़ा लाभ अरोरा फैमिली को मिला था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव स्वयं सत्ता का लालची नहीं था। उसने अधिकांश पावर अरोरा फैमिली को सौंप दी। 7 दिन पलक झपकते बीत गए। डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स आखिरकार ह्यूमन कैपिटल पहुंच गए। महल के भीतर थ्रोन पर आरव शांत भाव से बैठा हुआ था। वो नीचे खड़े डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स को देख रहा था। साथ ही अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और अरोरा फैमिली हेड भी एक ओर खड़े थे। उन्हें अब तक ये सब सपना जैसा लग रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे डेमन एम्परर जैसे लोगों के साथ समान स्तर पर खड़े होंगे। डेमन एम्परर और बाकी डेमन लीडर्स पूरी तरह विनम्र बने हुए थे। चाहे मन से वे सहमत ना हों, लेकिन वे जानते थे कि आरव को हराना असंभव है। इन 7 दिनों में डेमन एम्परर ने अपने विशेष चैनल से स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में आरव के कार्यों की जांच करवाई थी। परिणाम ने उसे भयभीत कर दिया। आरव ने वहां डेमन रेस के पीयरलेस एक्सपर्ट्स तक को दबा दिया था। वो उनके घरों तक जाकर एक्सटॉर्शन और थ्रेट्स देता था। इतना ही नहीं, नासेंट सोल रेल्म में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उसने गोल्डन स्केल एंसेस्टर और फोनिक्स एंसेस्टर जैसे एंशिएंट डीमंस से लड़ाई की थी और बढ़त हासिल की थी। यहाँ तक कि हेवनली सेक्ट के धर्मराज भी आरव का अत्यधिक सम्मान करते थे। डेमन एम्परर को समझ आ गया कि ऐसे व्यक्ति को नाराज करना असंभव है। दूसरी ओर डेमन लीडर्स भी यही जांच कर चुके थे। जब उन्होंने स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में आरव के कार्यों के बारे में सुना तो वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि ऐसा कार्य कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता। ये बहुत ही क्रूर था। यहाँ तक कि डेमन लॉर्ड के दोनों पुत्रों ने आरव को अपना मास्टर मान लिया था। डेमन एम्परर की पुत्री तक आरव के प्रति समर्पित हो चुकी थी। ऐसे व्यक्ति का विरोध कैसे किया जा सकता था? इसके बाद आरव ने शांत स्वर में कहा कि वह भविष्य में नेदरवर्ल्ड स्टेट छोड़ देगा। उसके जाने के बाद सभी रेसेस को मिलजुल कर रहना होगा। उन्हें एक दूसरे की सहायता करनी होगी और परस्पर सम्मान बनाए रखना होगा। ये सुनते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सोच रहे थे कि आरव कोई बड़ा आदेश देगा, जैसे टेरिटरी डिवीजन या ट्रिब्यूट कलेक्शन, लेकिन इसके बजाय वह शांति और सहयोग की बात कर रहा था। तभी अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने सावधानी से पूछा कि आरव आखिर कहाँ जाने वाला है। उसे ये सुनकर दिल में उत्साह हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरव सच में थ्रोन छोड़ने वाला हो। आरव ने शांत स्वर में कहा कि वो दुनिया घूमने जाएगा। उसके लिए नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर को यूनिफाई करना केवल एक साधारण कार्य था। उसे इस टेरिटरी से कोई विशेष लगाव नहीं था। इसके बाद उसने घोषणा की कि फ्यूचर में ह्यूमन रेस की जिम्मेदारी अरोरा फैमिली संभालेगी। पुरानी रॉयल सेक्ट की जगह अरोरा फैमिली नई रॉयल फैमिली बनेगी। ये सुनते ही अरोरा फैमिली पेट्रियार्क उत्साह से कांप उठा। वो तुरंत दोनों घुटनों के बल बैठ गया और आरव को धन्यवाद देने लगा। अरोरा फैमिली हेड भी कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर वह भी घुटनों के बल बैठ गया और घोषणा की कि अरोरा फैमिली जीवन भर आरव की सेवा करेगी। उनके लिए यह वास्तविक राइज टू पावर था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह सब आरव का रिवॉर्ड था। यदि आरव चाहे तो वह ये सब वापस भी ले सकता था।
इसलिए भविष्य में भी उन्हें आरव का सहारा चाहिए था, विशेष रूप से इस संभावना को देखते हुए कि डेमन और मॉन्स्टर रेसेस फिर से हॉस्टाइल हो सकती थीं। आरव उनकी लगातार लॉयल्टी डिक्लेरेशन से परेशान हो गया। उसने हाथ हिलाकर उन्हें उठने का संकेत दिया, फिर उसने कहा कि भविष्य में किसी भी रेस को दूसरे की टेरिटरी पर हमला नहीं करना चाहिए। ह्यूमंस पब्लिक एरियाज में स्वतंत्र रूप से रिसोर्सेज प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त डेमन और मॉन्स्टर रेसेस को कुछ बॉर्डर टेरिटरीज भी ह्यूमन रेस को देनी होंगी। बाकी बातों पर वे बाद में स्वयं चर्चा कर सकते थे। डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत सहमति दे दी। अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और अरोरा फैमिली हेड को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय आरव वास्तव में पूरे नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर का सुप्रीम रूलर बन चुका था। ह्यूमंस, डीमंस और मॉन्स्टर्स सभी उसके अधीन थे। अपने अधीनस्थों को इतना obedient देखकर आरव संतुष्ट होकर सिर हिलाया। इसके बाद उसने डजन्स कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स निकालकर डेमन एम्परर, अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और डेमन लीडर्स को दे दिए। उसने कहा कि उसके जाने के बाद यदि किसी को कोई समस्या हो तो वे मैसेज के माध्यम से उससे संपर्क कर सकते हैं। सभी ने तुरंत सिर झुकाकर सहमति व्यक्त की। फिर आरव कुछ सोचने लगा। अचानक उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान आ गई। उसने कहा कि हाल ही में उसके पास थोड़ी फाइनेंशियल शॉर्टेज चल रही है, इसलिए सब लोग वापस जाकर अपने ट्रेजर वॉल्ट्स की 90% रिसोर्सेज उसे भेज दें। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इतना गरीब। जब आरव ने यह बात कही तो डेमन एम्परर और डेमन क्लैन के सभी लीडर्स के चेहरे फड़क उठे। अभी कुछ समय पहले ही आरव ने 10 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स वसूल किए थे, और अब वो खुद को गरीब बता रहा था। क्या यह मजाक नहीं था? हालांकि चाहे डेमन एम्परर हो या बाकी डेमन लीडर्स, किसी में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। सबने तुरंत सिर झुकाकर सहमति दे दी। असल में वे पहले से ही इस बात के लिए तैयार थे। बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव इतनी बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज मांगेगा। आरव संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगा। फिर उसने अपनी नज़र अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और अरोरा फैमिली हेड की ओर घुमा दी। दोनों के चेहरों पर पहले से ही स्मग स्माइल्स थीं। उन्हें लगा था कि आरव की बात केवल डेमन और मॉन्स्टर रेसर्स के लिए थी। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है, क्योंकि आरव लगातार उन्हें ही घूर रहा था, वह भी बहुत ध्यान से। दोनों के मन में अचानक बेचैनी पैदा हो गई। अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने सावधानी से पूछा कि क्या हिज मैजेस्टी को किसी चीज़ की आवश्यकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव इस तरह उसे क्यों देख रहा है। आरव अचानक हंस पड़ा। उसने कहा कि वह अभी बता चुका है कि वह हाल ही में बहुत गरीब चल रहा है, इसलिए अरोरा फैमिली भी बाद में कुछ रिसोर्सेज भेज दे। ये सुनते ही अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और अरोरा फैमिली हेड दोनों के चेहरे जम गए। उन्हें अचानक सब समझ आ गया। पहले आरव ने अरोरा फैमिली को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दिए थे। इसके अलावा नेदरवर्ल्ड ह्यूमन ट्रेजरी के अधिकांश रिसोर्सेज भी आरव पहले ही देख चुका था और उनमें से बहुत कुछ ले चुका था। अब अरोरा फैमिली नई रॉयल फैमिली बनने वाली थी। इसका मतलब था कि अरोरा फैमिली की रिसोर्सेज ही रॉयल फैमिली रिसोर्सेज बन जाएंगी, और आरव के अनुसार उनमें से 90% उसे देनी होंगी। भले ही उसने सीधे यह बात न कही हो, लेकिन असल अर्थ यही था। अगर ये सब पहले हुआ होता तो अरोरा फैमिली बहुत गरीब होती, लेकिन अब उनकी स्थिति अलग थी। उनके पास मौजूद लगभग हर रिसोर्स मूल रूप से आरव द्वारा ही दिया गया था। इसी कारण अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और फैमिली हेड समझ नहीं पा रहे थे कि आरव आखिर कर क्या रहा है। जब सब कुछ उसी ने दिया था तो अब वापस क्यों मांग रहा था? ये कैसी लॉजिक थी? हालांकि भीतर से शिकायतें करने के बावजूद अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने तुरंत सिर झुका दिया। उसने कहा कि यदि हिज मैजेस्टी चाहते हैं तो अरोरा फैमिली अवश्य देगी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद आरव केवल औपचारिकता निभा रहा है। शायद ऐसा ही होगा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आरव बाद में ये जान चुका था कि उसका बेटा लव एंशिएंट सेक्रेड बॉडी का धारक है। अगर उसे पहले से पता होता कि उसके बेटे को इतने स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता पड़ेगी तो वह अरोरा फैमिली को कभी इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स नहीं देता। आरव ने मुस्कुराते हुए सबको जाने का आदेश दिया।
उसने कहा कि 3 दिन बाद सभी लोग स्पिरिट स्टोन्स लेकर आएं क्योंकि वह भी 3 दिन बाद यहाँ से प्रस्थान करेगा। ये सुनते ही डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स पहले तो भीतर से दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आरव जा रहा है तो वे फिर प्रसन्न हो गए। क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखें तो नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ बदला नहीं था। बस अब ह्यूमंस को मारा नहीं जा सकता था और वे पब्लिक एरियाज में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। बाकी रेसर्स अब भी अपने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती थीं। सब लोग एक एक कर वहां से चले गए। महल में केवल आरव, अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और अरोरा फैमिली हेड रह गए। अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने चिंता भरे स्वर में पूछा कि आरव इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। उसे भय था कि आरव के चले जाने के बाद डेमन रेस फिर ह्यूमंस को परेशान करेगी। आरव मुस्कुराया। उसने कहा कि उसके पास अभी और भी कार्य हैं। फिर उसने अरोरा फैमिली पेट्रियार्क की चिंता समझते हुए आश्वासन दिया कि वह जल्दी वापस आएगा और अरोरा फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। ये सुनकर अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। आरव जाने के लिए मुड़ा ही था कि अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने उसे फिर रोक लिया। उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या वेयरहाउस रिसोर्सेज वाली बात सचमुच वास्तविक थी। क्या अरोरा फैमिली को सच में अपनी 90% रिसोर्सेज देनी होंगी। ये सुनकर आरव तुरंत समझ गया कि यह बूढ़ा रिसोर्सेज बचाना चाहता है। उसने हल्की खांसी के साथ कहा कि उसे स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं है, लेकिन यह एटीट्यूड का सवाल है। क्या वे समझ रहे हैं? ये सुनते ही अरोरा फैमिली पेट्रियार्क के चेहरे पर अचानक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आरव केवल दिखावा कर रहा है, क्योंकि डेमन और मॉन्स्टर रेसर्स ने बिना विरोध सब मान लिया था। अगर अरोरा फैमिली इनकार करती तो इससे आरव की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इसलिए उसने तुरंत कहा कि अरोरा फैमिली पूरी तरह समझ गई है और हिज मैजेस्टी निश्चिंत रहें। आरव संतुष्ट होकर वहां से चला गया। अपने बेटे के लिए वह केवल यही कर सकता था। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि वह स्टार चार्ट के भीतर मौजूद रिसोर्सेज नहीं निकाल सकता था। अगर वह संभव होता तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद आरव ने आराध्य और बबली को बताया कि वे 3 दिन बाद यहाँ से निकलेंगे। आराध्य को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह आरव के साथ रहना चाहती थी। दूसरी ओर बबली का चेहरा अचानक बदल गया। आरव ने तुरंत पूछ लिया कि क्या वह अस्वस्थ महसूस कर रही है, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। असल में वह सोच रही थी कि समृद्धि को ये सब कैसे समझाए। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। आराध्य ने पहले ही अपना सामान तैयार कर लिया था। अब नेदरवर्ल्ड में उसका कोई करीबी नहीं बचा था। हालांकि अरोरा फैमिली पेट्रियार्क, अरोरा फैमिली एल्डर्स और बाकी लोग आराध्य से विदा लेते समय अत्यंत दुखी होने का अभिनय कर रहे थे। असल में ये काफी हद तक नाटक था, क्योंकि अब आराध्य की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। आज अरोरा फैमिली जिस ऊंचाई पर पहुंची थी उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। यदि उसने शुरुआत में सैक्रिफाइस न किया होता तो ये सब संभव नहीं होता। हालांकि वो सैक्रिफाइस भी आराध्य का स्वयं का निर्णय था। कुछ समय बाद डेमन एम्परर और सभी डेमन लीडर्स पैलेस पहुंचे। उन्होंने अपने ट्रेजर वॉल्स की 90% रिसोर्सेज आरव को सौंप दी। किसी ने भी कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि वे आरव के अधीन आ चुके थे, ऐसी छोटी चालें चलना केवल मुसीबत को बुलाना था। उनकी नज़र में आरव बाहर से सहज दिखता था, लेकिन वास्तव में अत्यंत क्रूर था। इसलिए सबने बिना हिचकिचाए रिसोर्सेज सौंप दिए। दूसरी ओर अरोरा फैमिली पेट्रियार्क स्वयं दर्जनों स्टोरेज बैग्स लेकर आरव के पास पहुंचा। उनमें मौजूद अधिकांश रिसोर्सेज वही थीं जो पहले आरव ने अरोरा फैमिली को दी थीं। अब वे सब वापस लौट आई थीं। आरव संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगा। उसने कहा कि अब वह जा रहा है और सभी लोग अपना ध्यान रखें। इसके बाद वह दोनों महिलाओं और लव को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में विशाल फीनिक्स इमेज प्रकट हुई। उसने ऊंची आवाज में क्राई किया और फिर दूर आकाश में गायब हो गई। आरव के जाते ही डेमन एम्परर ने लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और बाकी लोगों की ओर घृणा भरी नजरों से देखा। दूसरी ओर डेमन लीडर्स भी राहत महसूस कर रहे थे। वह डिजास्टर आखिरकार चला गया था। हालांकि अरोरा फैमिली पेट्रियार्क मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके और बाकी अरोरा फैमिली एल्डर्स के दिलों में भारी दबाव था।
क्योंकि आरव के बिना उनकी शक्ति डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन अरोरा फैमिली पेट्रियार्क बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। क्या डेमन रेस सच में हमला करने की हिम्मत करेगी? यह असंभव था। जब तक आरव जीवित है, नेदरवर्ल्ड डेमन और मॉन्स्टर रेसर्स कभी रेकलेस नहीं होंगी। वास्तव में आरव के चले जाने से अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और अधिक उत्साहित था, क्योंकि अब अरोरा फैमिली पूरी तरह ह्यूमन रेस पर नियंत्रण रखने वाली थी। इसी बीच डेमन एम्परर और डेमन लीडर्स वहां से जाने लगे, लेकिन तभी अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने उन्हें रोक लिया। उसने खांसते हुए कहा कि वे लोग अभी ना जाएं। डेमन एम्परर ने ठंडे स्वर में पूछा कि अब क्या बात है। तब अरोरा फैमिली पेट्रियार्क ने शांत भाव से याद दिलाया कि आरव जाते समय कह गया था कि डेमन और मॉन्स्टर रेसेस को कुछ टेरिटरीज ह्यूमन रेस को देनी होंगी। उसने ये भी कहा कि ह्यूमंस को इससे कोई जल्दी नहीं है, वे इतने वर्षों से ऐसे ही रह रहे हैं। लेकिन अगर आरव वापस आकर देखे कि नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर में कुछ भी नहीं बदला तो वह अवश्य क्रोधित होगा। और अगर हिज मैजेस्टी क्रोधित हो गए तो परिणाम सब जानते हैं। ये सुनकर डेमन एम्परर क्रोध से कांप उठी। वह समझ गई कि यह बूढ़ा अरोरा फैमिली पेट्रियार्क बहुत चालाक है। वह आरव का नाम लेकर उन्हें दबा रहा था। डेमन लीडर्स भी भीतर से बेहद क्रोधित थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। अंत में डेमन एम्परर और बाकी लीडर्स ने अरोरा फैमिली पेट्रियार्क के साथ टेरिटरी डिवीजन पर चर्चा शुरू कर दी। कौन सी टेरिटरीज ह्यूमंस को दी जाएंगी और कौन से नए पब्लिक एरियाज बनाए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया बहुत स्मूथली हुई। असल में डेमन रेस के लोग भीतर से डर चुके थे। वे जानते थे कि अगर आरव वापस आया और उसे लगा कि किसी ने उसके आदेशों की अवहेलना की है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। उनकी नज़र में आरव ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी कर सकता था। उधर प्रशांत प्रीफेक्चर की समस्या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी थी। आरव फीनिक्स धर्म फॉर्म का प्रयोग करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नेदरवर्ल्ड स्टेट के एक स्पेशल नोड तक पहुंचा। वह भीतर ही भीतर लंबी सांस भर रहा था। इसके बाद उसने बाउंडलेस डिवाइन पर्ल का प्रयोग कर टेम्पल के भीतर प्रवेश किया। आखिरकार पहला कट सामने आ चुका था। टेम्पल के भीतर पहुंचते ही तन्वी उत्साह से आरव की ओर दौड़ पड़ी। उसने खुशी से फादर कहकर उसे पुकारा। आरव हंस पड़ा और तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। पास खड़ा लव ये देखकर चौंक गया। उसे उस छोटी लड़की के प्रति स्वाभाविक अपनापन महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसके भीतर हल्की जेलसी भी पैदा हो गई। उसे लगा जैसे उसके पिता उससे छिन गए हों। उधर समृद्धि, जमशेद, आराध्य, शेरा और रणबीर सहित कई लोग आरव की वापसी की खबर सुनकर वहां पहुंच गए। लेकिन आरव, लव और तन्वी को छोड़कर चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। समृद्धि अविश्वास से आराध्य को देख रही थी। फिर उसकी नज़र उस लड़के पर गई जो आराध्य के पास खड़ा था। एक और बच्चा। उसका दिमाग लगभग सुन्न हो गया। पहले तो उसने सोचा कि शायद आरव किसी मैरिड वुमन को साथ ले आया है, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वह बच्चा कम से कम 70% आरव जैसा दिखता था। ये दृश्य पूरी तरह शॉकिंग था। दूसरी ओर शेरा, रणबीर और यहाँ तक कि जमशेद भी बहुत समझदार निकले। वे सभी जानते थे कि इस समय चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तभी बबली ने आराध्य का हाथ पकड़ लिया। वह उसे धीरे धीरे समृद्धि के पास ले गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए परिचय कराया कि यह सिस्टर लैन है। वो स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की ब्लू पीकॉक क्लैन की गॉडेस है, और साथ ही आरव की पत्नी भी। सिस्टर, यह आराध्य हैं। ये प्रशांत प्रीफेक्चर में मेरे पति की पत्नी थी। शब्द पर बबली ने विशेष जोर दिया। आराध्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो सिस्टर, मैं आराध्य हूँ। आराध्य को पहले ही आरव द्वारा बहुत कुछ बताया जा चुका था। उसे पता था कि आरव की उसके अलावा और भी महिलाएं हैं, इसलिए उसने पहले से ही मन को तैयार कर लिया था। लेकिन समृद्धि तैयार नहीं थी। उसने साफ साफ बबली को आरव के साथ भेजा था, लेकिन अभी बबली ने कहा कि आराध्य पहले से आरव की पत्नी थी, और उस लड़के की बोन एज देखकर साफ पता चल रहा था कि आराध्य आरव से समृद्धि के मिलने से भी पहले से जुड़ी हुई थी। समृद्धि काफी देर तक स्तब्ध खड़ी रही। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और बोली, मेरा नाम समृद्धि है। हम सब बहनें हैं, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसने समझौता कर लिया। अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था।
पका हुआ चावल तो कोई वापस कच्चा नहीं कर सकता था। उधर आरव अपनी बेटी तन्वी को गोद में लिए खड़ा था और उसने प्रशंसा भरी नज़र से बबली की ओर देखा। कल रात उसने बबली के कमरे में पूरी रात फियर्स बैटल लड़ी थी। आखिरकार उसने बबली को मना लिया था कि वह आराध्य और समृद्धि के बीच तनाव कम करने में मदद करे। और सचमुच उसने ये कर दिखाया। तभी लव ने आरव की आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखों में विनती भरी जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। आरव हंस पड़ा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका बेटा जेलस हो रहा है। फिर उसने लव को भी उठा लिया। अब उसके बाएं हाथ में बेटा और दाएं हाथ में बेटी थी। उस क्षण आरव को ऐसा लगा जैसे जीवन पूर्ण हो गया हो। तन्वी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लव को उत्सुकता से देखा। लव भी उस छोटी लड़की को बड़ी आत्मीयता से देख रहा था। फिर तन्वी ने मासूमियत से पूछा कि उसने अभी आरव को डैडी क्यों कहा। लव ने तुरंत जवाब दिया कि क्योंकि वह उसका पिता है और शायद तन्वी का भी। तन्वी तुरंत बोली कि आरव उसका पिता है, फिर वह लव का पिता कैसे नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों बच्चे एक दूसरे से लगातार वो मेरे पिता हैं कहकर बहस करने लगे। ये दृश्य देखकर आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि बच्चों की पहली मुलाकात उम्मीद से कहीं ज़्यादा मज़ेदार निकली। फिर उसने लव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि तन्वी उसकी छोटी बहन है और उसे हमेशा अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। लव ने तुरंत गंभीरता से सिर हिला दिया। उसके बाद आरव ने तन्वी से कहा कि लव उसका बड़ा भाई है और उसे एल्डर ब्रदर कहकर बुलाना चाहिए। तन्वी ने तुरंत एल्डर ब्रदर कहा। लव ने भी मुस्कुराकर यंगर सिस्टर कहा। दोनों बच्चों के बीच रिश्ता बहुत आसानी से बन गया। शायद यही ब्लड कनेक्शन की शक्ति थी। आरव ने संतुष्ट होकर दोनों बच्चों को नीचे उतार दिया और खेलने भेज दिया। वह चाहता था कि भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो, कम से कम उसके और सारंग जैसा अंत तो न हो। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ था उसे महसूस होने लगा था कि उसके अपने बैकग्राउंड में भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन अब उन बातों की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। उसने सिर हिलाया और हल्की कड़वी मुस्कान के साथ तीनों महिलाओं की ओर बढ़ गया। उधर शेरा, रणबीर और जमशेद चुपचाप ये सब देख रहे थे। आरव ने हल्की खांसी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, लिनेया मैं वापस आ गया। समृद्धि ने धीमे से हम कहा। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अननेचुरल था। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि आराध्य कोई नई महिला नहीं थी। वह तो पुरानी लवर निकली। इससे बचाव कैसे किया जा सकता था। आरव हंसते हुए आराध्य से बोला कि अब से वह टेम्पल में रहेगी और जब बाहर की स्थिति सुरक्षित हो जाएगी तब पूरा परिवार साथ बाहर जाएगा। आराध्य ने बहुत ही कोमल आवाज में कहा कि वह अपने पति की हर बात मानेगी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा जेंटल थी। आरव एक पल के लिए चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि आराध्य जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसे क्राइसिस महसूस हो रहा था, इसलिए वह एम्परस फेवर जीतना चाहती थी। जैसा आरव ने सोचा था वैसा ही हुआ। समृद्धि का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। तभी आरव ने जमशेद को बुलाकर आराध्य और लव के लिए कमरे अरेंज करने का आदेश दिया। जमशेद ने तुरंत सम्मानपूर्वक सहमति दी और आराध्य को लेकर रूम चुनने चला गया। जैसे ही आराध्य गई समृद्धि ने ठंडी आवाज में हम कहा और मुड़कर चली गई। वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। बबली ने मुंह ढककर हंसते हुए कहा कि अब आरव को जाकर उसे मनाना पड़ेगा। आरव ने सिर हिलाया और उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी शेरा दौड़ता हुआ आया। उसने चारों ओर देखकर पूछा कि जयंत कहाँ है। आरव ने कैजुअली एक स्पिरिट बीस्ट पाउच उसकी ओर फेंक दिया। जैसे ही शेरा ने पाउच खोला भीतर से जोरदार थप्पड़ों की आवाजें आने लगीं। साथ ही जयंत की गर्जना भी सुनाई दी। वो अभी भी जय और प्रशांत प्रीफेक्चर के रॉयल पेट्रियार्क को टॉर्चर कर रहा था। शेरा हंस पड़ा और बोला कि लिटिल वे को फिर नया काम मिल गया। उसने दोनों कैदियों की ओर दया भरी नज़र से देखा। रणबीर और बाकी लोग भी अब जय की बहुत प्रशंसा करने लगे थे। इतने लंबे समय तक जयंत के टॉर्चर के बावजूद वो अभी तक कुछ नहीं बोला था। ये सचमुच अद्भुत था। उधर जयंत ने शेरा और रणबीर को देखते ही मदद के लिए बुला लिया। उसने शिकायत की कि दोनों कैदी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं। उसे मदद चाहिए थी, लेकिन आरव को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी।
उसे केवल ये जानना था कि उन दोनों के शरीर से निकलने वाली डेथ ऑरा का स्रोत क्या है। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने आह भरी और फिर समृद्धि को मनाने निकल पड़ा। आखिर वह उसकी बेटी की मां थी, उसे ठीक से मनाना जरूरी था। समृद्धि निश्चित रूप से नाराज थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती। ब्लू पीकॉक क्लैन का नियम था कि एक साथी जीवन भर के लिए होता है। उसके क्लैन में ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जिन पीकॉक क्लैन मेंबर्स की पॉलिटिकल मैरिज हो उसके क्लैन में ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जिन पीकॉक क्लैन मेंबर्स की पॉलिटिकल मैरिज होती थी उन्हें भी केवल एक पार्टनर के साथ रहने की अनुमति मिलती थी। लेकिन उसकी स्थिति पूरी तरह अलग थी। वो और आरव सामान्य तरीके लेकिन उसकी स्थिति पूरी तरह अलग थी, वह और आरव सामान्य तरीके से साथ नहीं आए थे। सब कुछ उसकी डिलीरियस अवस्था में हुआ था। ये सोचकर समृद्धि फिर आह सब कुछ उसकी डिलीरियस अवस्था में हुआ था, ये सोचकर समृद्धि फिर आह भरने लगी। तभी आरव हंसते हुए उसके कमरे में घुस आया। उसने पूछा कि क्या लैनर अब भी नाराज है। समृद्धि ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन वह बहुत स्टबर्न थी और अपनी भावनाएं स्वीकार नहीं करना चाहती थी। फिर अचानक आरव ने पहल कर दी। समृद्धि घबराकर उसे फिल्थी पर्वर्ट कहने लगी, लेकिन अंत में आरव ने अपने तरीके से उसे मना लिया। कुछ ही देर बाद समृद्धि का गुस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। उसने चुपचाप इस रियलिटी को स्वीकार कर लिया, आखिर पहले से ही इतनी महिलाएं थीं। अब एक और सही। आरव मुस्कुराते हुए बोला कि लैनर सबसे अच्छी लड़की है। समृद्धि कुछ नहीं बोली और अंत में केवल ठंडी आवाज में हम्फ कर पाए। इसके बाद आरव ने जमशेद को आदेश दिया कि टेम्पल को जयपुर प्रीफेक्चर की ओर ले जाया जाए। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। केवल जयंत और शेरा को पता था कि आरव क्या करने वाला है। समृद्धि को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चाहे उसने कितना भी पूछा आरव ने कुछ नहीं बताया। टेम्पल धीरे धीरे जयपुर प्रीफेक्चर की ओर बढ़ने लगा। अगले कुछ दिनों में टेम्पल के भीतर सबसे दुखद स्थिति रॉयल पेट्रियार्क और जय की थी। दिन रात लोग बारी बारी से उन्हें टॉर्चर करते रहे, लेकिन दोनों इतने स्टबर्न थे कि मर जाना पसंद करते थे पर सच नहीं बताते थे। असल में जयंत के मेथड्स बेकार नहीं थे, बल्कि उन दोनों के पास कोई ऐसा बड़ा सीक्रेट था जिसे वे रिवील करने की असल में जयंत के मेथड्स बेकार नहीं थे, बल्कि उन दोनों के पास कोई ऐसा बड़ा सीक्रेट था जिसे वे रिवील करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस मौत से भी ज्यादा भयानक थे। इसी कारण वे इतने जिद्दी बने हुए थे। एक दिन बिलाल दोनों को कोड़े मारते हुए चिल्ला रहा था कि वे सच बताएंगे या नहीं। रॉयल पेट्रियार्क और जय अब इंसानों जैसे भी नहीं दिखते थे, फिर भी दोनों कुछ नहीं बोले। आखिर बिलाल गुस्से से लाल होकर बोला कि जयंत नई टॉर्चर मेथड इन्वेंट करने गया है और जब वह वापस आएगा तब देखेंगे। टेम्पल में जय और रॉयल पेट्रियार्क के बाद सबसे दुखी व्यक्ति शेरा था। पहले केवल तन्वी उसे परेशान करती थी, अब लव भी उसके साथ मिल गया था। भाई बहन दोनों मिलकर शेरा को सताते थे। एक दिन तन्वी ने खुशी से लव को बताया कि बिग टैबी कैट के बाल बहुत तेजी से वापस उगाते हैं। लव तुरंत उत्सुक हो गया और पूछने लगा कि ऐसा क्यों होता है। तन्वी ने मासूमियत से कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन बाल नोचने में बहुत मजा आता है। फिर उसने लव को साथ मिलकर फर प्लग करने का प्रस्ताव दिया। लव तुरंत तैयार हो गया। बेचारा शेरा पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। पहले केवल तन्वी उसके आधे बाल उखाड़ती थी, अब दोनों बच्चों ने मिलकर उसकी सारी गोल्डन फर साफ कर दी थी। वह पूरी तरह नेकेड लायन बन चुका था। कुछ देर बाद शेरा ने स्पिरिचुअल पावर से अपने बाल फिर उगा लिए, लेकिन तन्वी खुशी से चिल्लाई कि फर फिर वापस आ गई। लव की आंखें चमक उठी। फिर दोनों बच्चों ने दोबारा फर प्लग करना शुरू कर दिया। शेरा पूरी तरह हेल्पलेस था, तन्वी गिन्यान पावर से फर खींचती थी, लेकिन लव तो प्योर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता था। उसकी ताकत देखकर शेरा रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 साल का बच्चा इतना ताकतवर हो सकता है। आरव ये सब जानता था, लेकिन उसने केवल शेरा को समझाया कि बच्चे उसे पसंद करते हैं, इसलिए उसके साथ खेलना चाहते हैं। उसने ये भी कहा कि बड़े होने पर बच्चे ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर शेरा ने केवल एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। लेकिन बाद में आरव खुद भी बच्चों के साथ फर प्लग करने में शामिल हो गया, और सबसे ज्यादा जोर से वही बाल उखाड़ उखाड़ता था, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बेली विजिबल हेयर्स भी नहीं छोड़े जाते थे। उधर समृद्धि और आराध्य का रिश्ता धीरे धीरे काफी हार्मोनियस हो गया। हालांकि दोनों कभी कभी एम्परस फेवर जीतने की कोशिश करती थीं, लेकिन वे केवल छोटी मोटी बातें थीं। स्कारलेट विच के बिना भी आरव की किडनीज अब भी काफी मजबूत थीं।
समय तेजी से बीतता गया। समय तेजी से बीतता गया। आखिरकार टेम्पल जयपुर प्रीफेक्चर पहुंच गया। इस बार जयपुर प्रीफेक्चर में कोई इस बार जयपुर प्रीफेक्चर में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। आरव भी इस बार चुपचाप आना चाहता था। उसका इरादा केवल नैना, वीना और काव्य को साथ आरव भी इस बार चुपचाप आना चाहता था। उसका इरादा केवल नैना, वीना और काव्य को साथ ले जाने का था। अगर रघुवंशी फैमिली भी अगर रघुवंशी फैमिली भी जाना चाहे तो उन्हें भी साथ ले जाया जाएगा। उसे लगा कि सुनैना भी शायद अपने परिवार से मिलना चाहती होगी। तभी जमशेद ने सम्मानपूर्वक कहा कि वे पहुंच चुके हैं। आरव ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसकी गति उम्मीद से भी ज्यादा तेज निकली। कुछ देर सोचने के बाद उसने बबली की ओर देखा और उसे साथ चलने को कहा। बबली ने पहले आराध्य और समृद्धि की ओर देखा। दोनों महिलाओं के चेहरे बिल्कुल शांत थे, जैसे सभी जानते हों कि आरव आखिर उसे क्यों साथ ले जाना चाहता है। आखिरकार बबली ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। तभी शेरा तेजी से आरव के पास भाग कर आया और बोला कि वह भी साथ जाना चाहता है। आरव ने पहले उसे मना कर दिया, आरव ने पहले उसे मना कर दिया और कहा कि बच्चे उसके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन शेरा लगभग रोने लगा। उसने कहा कि जयपुर प्रीफेक्चर उसका होम टाउन है और इतने सालों बाद वह अपने घर वापस जाना चाहता है। उसकी दयनीय हालत देखकर आरव आखिरकार मान गया। इस बार जयंत साथ नहीं गया। उसकी दयनीय हालत देखकर आरव आखिरकार मान गया। इस बार जयंत साथ नहीं गया। रणबीर और बिलाल भी टेम्पल में ही रहे। उधर लव और तन्वी दोनों आरव के पैरों से लिपट गए। दोनों बच्चों ने साथ जाने की जिद शुरू कर दी, लेकिन आरव ने उन्हें प्यार से समझाया कि वे टेम्पल में रहें और वह जल्दी वापस आएगा। असल में अगर बच्चे साथ जाते तो आराध्य और समृद्धि भी साथ जाती और तब स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने पहले बबली को आगे भेजकर सब तैयार करने का फैसला किया था। तन्वी और लव दोनों उदास हो गए। आरव ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा कि शायद वह बहुत अच्छा पिता नहीं है। लेकिन अभी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने मन में तय किया कि भविष्य में अपने बच्चों के लिए कम कॉन्क्यूबाइंस ढूंढेगा। फिर आरव, बबली और शेरा टेम्पल टेम्पल से निकलकर स्पेशल नोट के जरिए जयपुर प्रीफेक्चर पहुंच गए। ये पूरा 9 प्रोविंसेस का सबसे गरीब स्टेट था। आरव ने आसपास की पतली स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की और हंस पड़ा। उसे कई साल बाद लौटकर अजीब सा महसूस हो रहा था। शेरा ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी कि यह जगह बहुत खराब है और उसे वापस आना पसंद नहीं। ये सुनकर आरव और बबली दोनों उसे घूरने लगे। तभी शेरा को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। उसने जल्दी बात संभालने की कोशिश की और बोला कि आखिर यह उसका होम टाउन है। आरव ने आह भरते हुए कहा कि वह चाहता था शेरा हमेशा तन्वी और लव के साथ रहे, लेकिन शेरा उसकी वैल्यू नहीं समझता। बेचारा शेरा केवल मजबूर मुस्कान ही दे पाया। फिर आरव ने कहा कि पहले वे फतेहपुर सिटी जाएंगे। तीनों पूरी यात्रा में लो प्रोफाइल रखते हुए आगे बढ़े। पहले जयपुर प्रीफेक्चर बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुका था, लेकिन अब वह काफी हद तक पहले जैसा हो गया था। आरव को पूरा विश्वास था कि काव्य अभी भी फतेहपुर सिटी में होगी। उसकी वर्तमान स्पीड इतनी ज्यादा थी कि फीनिक्स धर्मफॉर्म इस्तेमाल किए बिना भी वह आधे घंटे से कम समय में फतेहपुर सिटी पहुंच गया। अपनी वर्तमान स्ट्रेंथ के साथ उसके लिए रघुवंशी फैमिली में बिना पता चले घुसना बहुत आसान था। वह ड्रैगन मैंशन के ऊपर खड़ा होकर अंदर की ऑरा को महसूस करने लगा। फिर वो मुस्कुरा उठा। काव्य सचमुच वही थी, उसकी छोटी और शोर मचाने वाली सिस्टर इन लॉ। नहीं, अब उसे लिटिल वाइफ कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि उसने अभी तक सुनैना को काव्य के साथ अपने संबंधों के बारे में नहीं बताया था। ये सोचते ही आरव फिर से काम उठा। उधर काव्य पिछले कई वर्षों से स्काई सेक्ट नहीं लौटी थी। वह हर दिन रघुवंशी फैमिली के रेजिडेंस में ही रहती थी और पहले जैसी लाइवली नहीं रही थी। वह अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक राग डॉल था। वह लगातार उस डॉल को मरोड़ते हुए बड़बड़ा रही थी कि उसका स्टिंकी ब्रदर इन लॉ आखिर कब वापस आएगा। उस डॉल पर आरव का नाम लिखा हुआ था। उसकी हालत देखकर आरव सब समझ गया। तभी शेरा ने पूछा कि वे अंदर क्यों नहीं जा रहे। आरव ने कहा कि वे दरवाजा खटखटाकर ही अंदर जाएंगे। उसे डर था कि अचानक अपीयरेंस से रघुवंशी फैमिली घबरा जाएगी। आखिर वह काव्य के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने फैसला किया कि प्रॉपर तरीके से ही अंदर जाना बेहतर रहेगा। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही आरव ने सर्वेंट को चुप रहने का इशारा कर दिया ताकि वह चिल्लाए नहीं। सर्वेंट आरव को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांपने लगा। आरव वापस आ गया था। उसने तुरंत सिर झुकाया और लोकेश को खबर देने भाग गया। कुछ ही समय में लोकेश और रघुवंशी फैमिली के सभी एल्डर्स बाहर आ गए।
लोकेश की आंखें एक्साइटमेंट से फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव सचमुच वापस आ गया है। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे सुनैना दिखाई नहीं दी। उसकी चिंता तुरंत आरव समझ गया। आरव ने मुस्कुराकर बताया कि सुनैना बिल्कुल सुरक्षित है और हेवनली टेंपल में अच्छी तरह रह रही है। उसने यहाँ तक कहा कि अगर रघुवंशी फैमिली चाहे तो वो उन्हें स्टार्ट कॉन्टिनेंटल भी ले जा सकता है। ये सुनते ही लोकेश स्तब्ध रह गया। सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट पूरे 9 प्रोविंसेस का सबसे शक्तिशाली स्थान था। अनगिनत कल्टिवेटर्स का सपना था वहां पहुंचना, और अब आरव उन्हें वहां ले जाने की बात कर रहा था। लोकेश एक्साइटमेंट से कांपने लगा। रघुवंशी फैमिली के बाकी एल्डर्स भी खुशी से पागल हो गए। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। काव्य तेजी से बाहर भागती हुई आई। उसके हाथ में अब भी वही डॉल था जिसे वो मरोड़ रही थी। जैसे ही उसने आरव को देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे आरव की बाहों में कूद गई और रोते हुए शिकायत करने लगी कि वह उसे साथ लेकर क्यों नहीं गया। आरव ने उसे धीरे धीरे शांत किया। वह भी अंदर से गिल्टी महसूस कर रहा था। आखिर 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका था। उसके बच्चे तक हो चुके थे। लेकिन उसने जयपुर प्रीफेक्चर में अपनी महिलाओं को इतने वर्षों तक अकेला छोड़ दिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगा कि वो सचमुच बहुत इररिस्पॉन्सिबल था। काव्य लगातार अपनी छोटी मुट्ठियों से आरव को मारती रही। उधर शेरा पहले से काव्य को जानता था, इसलिए उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन बबली पूरी तरह स्टंट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसकी सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है। कुछ देर बाद उसे आखिरकार समझ आया। आरव ने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी अपने साथ जोड़ लिया था। उसने आरव की ओर बहुत अजीब नज़रों से देखा, जैसे कह रही हो कि उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव ऐसा इंसान निकलेगा। आरव केवल ऑकवर्ड हंसी ही हंस पाया। उधर काव्य अब तक बबली की मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दे पाई थी। मंडे या ट्यूसडे से हम लोग नई स्टोरी भी डालेंगे इस पर, और डेली सारी कंटिन्यू कर दूंगा सीरीज़ को। और लॉन्चिंग भी होगा नए नए सीरीज़ का, और नए एप्लीकेशन का लिंक भी हम लोग दे ही देंगे। अगर आ गया तो, नहीं आया तो हम लोग मंडे से या ट्यूसडे से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। पूरा डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे एपिसोड्स का।